हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता था और कल संडे की वजह से ये सीरीज नहीं आई थी। और आज मैं फिर आपके लिए सुबह में यह सीरीज लाया हूं, जो कि आपका जो भी एग्ज़ाम आगामी होने वाला है, बिहार एसएससी का, बीपीएससी का, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का कमिंग सून वैकेंसी है, उसमें यह काफ़ी ज़्यादा कार्यरत साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 130 वीडियो अपलोड कर दिया हूं और इसका 130 सेट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो मिशन जीएस एकेडमी से मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। और डेली मंडे टू सैटरडे आपको ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन भी शाम को 7 बजे चलता है। हर संभव प्रयास कीजिए कि उसमें भी आप पार्टिसिपेट हों, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स। ये तीनों पर्सन को देखते हुए अच्छी तरीक़ा से 90 मिनट का डिस्कशन चलता है। अगर आप उसमें 90 मिनट समय देते हैं तो आपके नज़रों से और कानों से बहुत क्वेश्चन सुनने को मिलेगा और आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। और वो सब ही दूर करने के लिए कभी भी पढ़े तो ग्रुप डिस्कशन में पढ़े। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही होता है कि आपका कन्फ्यूजन को दूर करना। किसी भी सेट को ही बनाएं तो आप उसका डिस्कशन ज़रूर करें। डिस्कशन करेंगे तभी आपको उस सेट बनाने से फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि डिस्कशन आप जब तक नहीं करेंगे तो जिस क्वेश्चन को आपने गलती किया है, अगले भी सेट में वो गलती आपसे क्वेश्चन होगी, 100% इसकी गारंटी है। अगर उसको आप डिस्कशन कर लेते हैं तो अगले सेट में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपका वह गलत नहीं होगा। सेट बनाने का सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि किसी भी सेट को बनाएं तो उसे डिस्कशन ज़रूर करें। आगे आपका नंबर इंक्रीज होते रहेगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। और सुबह वाला सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट हों और शाम वाला में। और बिहार एसएससी का स्पेशल मैंने 50 सेट अपलोड किया है। जो भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और 50 सेट का पीडीएफ और 50 सेट का वीडियो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा और वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे ही ग्रुप डी का कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग का बिहार एसएससी स्पेशल टारगेट रहेगा, यानी कि 60 दिनों में आपको 2 ऐसा बुक सेलेक्ट किया गया है कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसको ग्रुप डिस्कशन में चलाया जाएगा। आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट होंगे और डेली एक सेट प्रैक्टिस चलेगा, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कागज का भारत में आगमन कौन सी सदी में हुआ था, यानी कि किस सदी में हुआ था? तो कागज के भारत में आगमन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 13वीं सदी में कागज का आगमन भारत में हुआ था। अगर यही पूछता कि कागज का सबसे पहले आगमन किस देश में हुआ था तो आपको चीन में हुआ था। लिखने की कला भी चीन में ही सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले जो नवाबों का शहर है, पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ है। तो ऑप्शन कन्नौज, फैजाबाद, मथुरा और पेशावर। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी की बात करें तो फैजाबाद था। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और मथुरा, सूरसेन की राजधानी आपको मथुरा है। कन्नौज भी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कनिष्क की राजधानी पेशावर या फिरोजपुर, यानी कि उनका 2 राजधानी है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? जो प्रथम भक्ति आंदोलन हुआ था उसका आयोजन किसने किया था? तो शंकराचार्य, नागार्जुन, रामानुज और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य के द्वारा प्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारत का आइंस्टीन अगर पूछेगा तो आपको नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकती है। भारत में 3 प्रकार के
आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। आपको राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वही राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वही बात करेगा कि वित्तीय आपात की बात तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, जो कि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अभी तक इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया है। एक 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और दूसरा आपको 1971 में लगा था, और तीसरा की बात करें तो 1975 में लगा था। यही 3 राष्ट्रीय आपात लगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिनों तक लागू रह सकता है, 6 महीना, 2 साल और 3 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अनिश्चित काल तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक सुधार किस सूची में शामिल है? जो सामाजिक सुधार है वह किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक सूची की बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में उसमें 52 विषय है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में आपको 100 विषय है, और वही राज्य सूची की बात करें तो वर्तमान में 61 विषय है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सातवाहन वंश और चोल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि चोल वंश के शासनकाल में मंदिर की विमान शैली का प्रचलन हुआ था। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त का की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, और सातवाहन वंश की राजधानी आंध्र सातवाहन थी। क्वेश्चन नंबर 7, इस्लाम का मुद्रा प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद हजरत महल थे, जो कि 570 में इस्लाम धर्म की स्थापना उन्होंने किया था। तो वो कौन सदी में थी? 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 7वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 8, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था? जो चंगेज खां थे उनके नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहराम शाह और रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आपको इल्तुतमिश था, और 1206 में इन्होंने इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था इल्तुतमिश। और गुलाम वंश के संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्हें लाखों का दान देने वाला कहा जाता है, लाख बख्श। इनकी मृत्यु 1210 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको बहराम शाह आया। रजिया सुल्तान की बात करें तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9, द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड निक्सन, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत, रिचर्ड लियो। द रीडर के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि रिचर्ड निक्सन। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, और यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक था विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, और हाफ गर्ल चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकों के नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंकों के नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि स्वीडन है। अमेरिका की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है?
जो त्रिभुवन हवाई अड्डा है वह कहाँ पे है? तो जकार्ता में, मनीला में, काठमांडू में और बगदाद में। तो त्रिभुवन हवाई अड्डा आपको नेपाल के काठमांडू में है। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता है और एडीबी का मुख्यालय मनीला है और इराक की राजधानी आपको बगदाद है। जिस तरह मैंने चारों ऑप्शन के बारे में हर क्वेश्चन में मैंने चर्चा करने का हर संभव प्रयास करता हूं, आप इसमें आपको जो बात अच्छा लगे तो आप उसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जापान। जापान होन्शु द्वीप पर बसा है। जापान की राजधानी आपको टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 13, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा था? जो सिविल सेवा यानी यूपीएससी का जो परीक्षा होता है उसकी शुरुआत करने वाला कौन सा देश है विश्व का? भारत, अमेरिका, जापान और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, चीन के द्वारा सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किया गया था। भारत में बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा के ली कमीशन जो 1923-24 में आया था, उसके बाद यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है जॉन एडम्स, विलियम कैरी, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है जॉन एडम्स थे प्रथम उपराष्ट्रपति अमेरिका के। और राष्ट्रपति की बात करेगा तो जॉर्ज बुश प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम को अशोक अंकित किया है? जो अशोक थे जिनका जन्म, उनकी मृत्यु 262 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा था और कलिंग का युद्ध 261 में अशोक ने ही किया था। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप जो कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश में पड़ता है, अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया गया है? तो मास्की, गुर्जरा, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मास्की और गुर्जरा दोनों में उनका नाम की बात चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल कालीन भारत राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल कालीन का भारत में आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, पशुपालन, लूटपाट और भू राजस्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भू राजस्व। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल का संस्थापक आपको बाबर थे और बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? औरंगजेब जो था, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, और मुगल शासक में दो ऐसे शासक हुए, एक हुमायूं और एक औरंगजेब, जो दोनों का दो बार राज्याभिषेक हुआ है। और औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि दारुल इस्लामी, शहीद इस्लाम, शरीयत ए महान, हरियत ए महान। तब पूछा गया कि औरंगजेब के द्वारा जो चलाया गया जिहाद का क्या अर्थ था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दारुल इस्लामी था। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अकबर का दरबार था उसमें प्रथम आने वाला अंग्रेज कौन था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले मैं अकबर की बात करूं तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष 9 महीना पे गद्दी पर बैठा था 1556 में, जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अंग्रेज था जो आया था? रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन हॉकिंस,
रॉल्फिच और मुंडो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रॉल्फिच। और इनके शासनकाल की बात करें तो 1605 तक इनका शासनकाल चला था अकबर का। हॉकिंस और रॉबर्ट क्लाइव हॉकिंस आया था आपको जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपीलीय यानी क्षेत्राधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत कौन सा आता है? अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 135 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 137। तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 137 की बात करें तो पुनः अनुच्छेद 137 में अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया है तो उस पर पुनः विचार कर सकता है, अनुच्छेद 137 में कहा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुच्छेद 181 में क्या है और अनुच्छेद 135 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑक्सीजन के बिना तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। फुदोरोजी, जियो कार्ड, सिराप्पा थप्पा, तेजन जानी सिन। तो ऑक्सीजन के बिना चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी फुदोरोजी था। क्वेश्चन नंबर 21, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब किया गया था? 1946 में, 1956 में, 1966 में और 1920 में। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1920 में किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और 1956 में LIC की स्थापना हुई थी और 1966 की बात करें तो 1966 में आपको ताशकंद समझौता हुआ था। तो मैंने चारों ऑप्शन के बारे में जो जो बात बताया हूं उसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु खनिज विभाग कहां पर स्थित है? परमाणु खनिज विभाग कहां पर स्थित है? तो शिमला, भोपाल, हैदराबाद और रांची। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि हैदराबाद। परमाणु खनिज विभाग की स्थापना कहां पर की गई है? तो हैदराबाद में की है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? तो शिमला है। जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो 1983 में इसका रिसाव हुआ था 3 दिसंबर को, यह कहां पे हुआ था? तो यह भोपाल में हुआ था। लौह अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपको रांची होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के एक बार मात्र अध्यक्ष बने हैं जो कि बेलगाम अधिवेशन हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भी 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने हैं। और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो पूना समझौता में जो हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, सेलुलर जेल की दीवार पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? जो सेलुलर जेल है उस पर दीवार पर लिखने वाला भारत के कौन था इतिहास? BD सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर के द्वारा सेलुलर जेल की दीवार पर इतिहास लिखा गया था। बरदौली सत्याग्रह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो गांधी जी की जब मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो उस समय किसने कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को बोला था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह भारत के राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक, यानी कि 12 वर्ष तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति रहा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हुई थी? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और दिन में कंफ्यूजन नहीं होना है। कितने दिनों के बाद, भूख हड़ताल के बाद जतिन दास के जेल में ही मृत्यु हो गई थी? 13 सितंबर 1929। 46 दिन, 56 दिन, 63 दिन और 72 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 63 दिन, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय ने एनआई की स्थापना कब किया था? भारतीय राष्ट्रीय ने एनआई की स्थापना कब की थी? 1920 में, 1939 में, 1943 में और 1949 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। और 1939 की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और 1949 की बात करें तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों के ने विकसित किया था? इतिहास लिखने की कला तो जापान, अमेरिका, चीन और भारत। इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन। तो सबसे पहले लिखने की कला चीन के द्वारा ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश ने किया था? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश ने किया है? तो यूएसए, जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि यूएसए के द्वारा यह शुरू किया गया है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मणिपुर के द्वारा किया गया है। किबिल लामजाओ एक तैरता हुआ पार्क है, वो भी आपको मणिपुर में ही है। त्रिपुरा एक ऐसा भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मिजोरम और नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर पंचायती राज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, द सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहा जाता है किसको? द सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी किसको कहा जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, चंद्रमा को और शुक्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा को कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं आपको, फोबोस और डिमोस। और पृथ्वी का एक उपग्रह आपको चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि को 82 है। और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का उपग्रह 0 है। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेता है? तो 27 दिन, 27 दिन 2 घंटे, 27 दिन 6 घंटे और 27 दिन 8 घंटे। तो इसको याद रखिएगा, एग्जैक्ट डाटा, तभी आप इस क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जब 1946 में गठित हुआ था अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने विधि मंत्री बना था।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्होंने कृषि मंत्री भी बना था। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसकी स्थापना पूछा गया है कि कब हुआ था। 1770 में, 1810 में, 1867 में और 1890 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना आपको ऑप्शन है यानी कि 1870 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू, डोला बनर्जी, गीता सेठी और आरती शाह। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन है यानी कि कमलजीत संधू जो थी एशियाई में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। आरती शाह आपको एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम विमानवाहक पोत कौन सा है? पूछा गया कि भारत का प्रथम विमानवाहक पोत हर्ष, INS विक्रांत, तलवार और राजपूत। तो भारत का प्रथम विमानवाहक की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा INS विक्रांत था भारत के प्रथम विमान। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1950 में, 1960 में, 1970 में और 1998 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1970 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो 1950 में आपको 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और 1960 की बात करें तो 1960 में STD सेवा की शुरुआत की गई थी और 1960 में ही गुजरात और महाराष्ट्र अलग राज्य बना था। 1980 की बात करें तो 1980 में आपको 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था और पहला राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दोनों में भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी दोनों में भारत के प्रधानमंत्री रही थी। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या आपको 10 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अगर चावल को आप पॉलिश करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम आपको रेटिनॉल है और सबसे ज़्यादा यह गाजर में मिलता है विटामिन ए और इससे रोग होने वाली बात करें तो रतौंधी इससे रोग होता है और जेरोथैल्मिया नामक भी रोग इससे कमी से होता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है और यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। इस विटामिन के कमी से जनन क्षमता आप में कम हो जाएगा। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का नाम फिनोक्विन है और रक्त को थका जमाने में विटामिन के मदद करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी प्रथा जो था वह किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो के द्वारा यह किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनका शासनकाल आपको 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था। 1853 में प्रथम बार जब ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। डाक तार इन्हीं के शासनकाल में और डाक टिकट भी इन्हीं के शासनकाल में जारी भी किया गया था। तो इस तरह आज के पीडीएफ में मात्र 39 क्वेश्चन थे और 39 क्वेश्चन के काफ़ी किफ़ायती के तरीक़ा से आपके सामने डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही जहर साबित होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए हैं उनका
आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो गया होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन ही नहीं बताता हूँ, 40 क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने कर देता हूँ कि आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने की संभावना नहीं रहे। तो आप इस सीरीज में ज़रूर पार्टिसिपेट होंगे। और जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट इसमें से लाभ ले सके। और शाम को मेरा 7 बजे ग्रुप डिस्कशन जो चलता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट जरूर हो, काफ़ी ज़्यादा उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात मैंने आपको बताया है आप बातों को मेरा समझ गए होंगे। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि होमवर्क आपको टेलीग्राम में ही कोई भी इन्फॉर्मेशन और होमवर्क दिया जाता है तो वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।